साल 1974 जगह सर्बिया और बुल्गारिया के बॉर्डर पर बसा नीस शहर से गुजरती हुई एक ट्रेन में एक भारतीय बैठा है। एक भारतीय जो बीते 4 साल से पेरिस में नौकरी करने गया था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब हिच हाइकिंग पर निकला है। हिच हाइकिंग का मतलब होता है बिना किराया दिए लिफ्ट मांगते हुए यात्रा करना। इस ट्रेन यात्रा के दौरान उस भारतीय शख्स के पास एक लड़का लड़की दिखते हैं। ट्रेन के अंदर अनजान लोगों से बातचीत करना यूरोप में आम बात है। भारतीय शख्स ने भी उस यूरोपियन कल्चर को मानते हुए उनसे बातचीत करनी शुरू की। दोनों ने भारतीय शख्स की बात सुनी, पर जवाब सिर्फ लड़की ने दिया, क्योंकि उसे फ्रेंच भाषा बखूबी समझ आती थी। अब भारतीय शख्स और उस लड़की के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन तभी वो लड़का उठता है अपनी सीट से और थोड़ी ही दूर खड़े कुछ गार्ड्स के पास जाता है, उनसे बात करता है और उन्हें लेकर इस भारतीय शख्स के पास आता है। सुरक्षा कर्मियों ने उस भारतीय शख्स को उसके सामान के साथ ट्रेन से बाहर कर दिया। इसके बाद कुछ बुल्गारिया के गार्ड आते हैं, उसका पासपोर्ट और सामान छीन लेते हैं और उसे प्लेटफॉर्म पर घसीटते हुए ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? एक 8x8 के कैद खाने में, जहां टॉयलेट जैसी बेसिक नीड तक के लिए भी बस काम चलाऊ व्यवस्था होती है। कैद में रहने वाले इस भारतीय शख्स को उम्मीद थी कि स्टेट गेस्ट होने के नाते उसे अगली सुबह दरवाजे खोलकर उसके लिए कुछ सामान या नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई दिन बीतने के बाद एक सुबह कैद खाने का दरवाज़ा खुलता है, उस शख्स को बाहर निकाला जाता है और एक मालगाड़ी के डिब्बे में ढकेल दिया जाता है। मालगाड़ी में ढकेलने के बाद गार्ड बोलता है, देखो तुम मित्र देश माने भारत से हो, इसलिए हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। इस सब के बीच उस भारतीय शख्स को 5 दिनों तक खाना पीना भी नसीब नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर एक मित्र देश के नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो दुश्मन देश का अगर नागरिक होता तब उसके साथ क्या ही बर्ताव किया जाता। इस घटना के बाद उस शख्स का मन साम्यवादी माने कम्युनिस्ट की व्यवस्था से उचट जाता है और पूंजीवाद पर आ जाता है। उसे लगने लगता है कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, बल्कि उद्यमियों का काम है और सरकार को उद्यमियों को सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पैदा कर सके। इसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है, जहां यही भारतीय शख्स सुबह 6:30 बजे ऑफिस पहुंचता था और रात 8:30 बजे तक काम करता था। ऐसा 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 40 साल तक चलता रहा। ये शख्स हैं नारायण मूर्ति। वही नारायण मूर्ति जिन्होंने अपनी पत्नी से 10,000 रुपए लेकर भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक इन्फोसिस को खड़ा किया। वही नारायण मूर्ति जो बीते दिनों एक लंबे विवाद के सूत्रधार रहे। विवाद जो जुड़ा है हफ्ते में 70 घंटे काम करने से। विवाद जो एक बार फिर से चर्चा में तब आया जब इनके जैसे ही एक बिजनेसमैन L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत कर दी। हालांकि इन दोनों ही मुद्दों पर खूब लिखा और पढ़ा गया है। इस वीडियो में इस विषय में बात नहीं होगी। यहाँ बात होगी कि कैसे 70 घंटे हर हफ्ते काम करने की वकालत करने वाले नारायण मूर्ति ने खुद ऐसे ही काम किया और कैसे उन्होंने इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी की। और ना सिर्फ खड़ी की बल्कि जब कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंची तो उसे बचाया भी। और ना सिर्फ बचाया बल्कि दुनिया की टॉप IT कंपनीज में से एक बनाया। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगाम। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में IT सेक्टर के सबसे बड़े कंपनियों में से एक इन्फोसिस की स्थापना को अब 4 दशक हो चुके हैं। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ये वो दौर था जब देश में एक कंप्यूटर को लाने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता था। ना ही आज के जैसे हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस थी और ना ही देश में प्राइवेट सेक्टर्स को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम थे। मसलन बैंक से लोन, लोगों का विश्वास और किसी तरह की राजनीतिक मदद नहीं थी। ऐसी स्थिति में IT कंपनी की शुरुआत किसी बड़े रिस्क से कम नहीं थी। लेकिन बुल्गारिया के हादसे से सबक सीख चुके नारायण मूर्ति ने 1976 से ही कंपनी बनाने और उन्हें चलाने का एक्सपीरियंस जुटाया। उन्होंने इन्फोसिस से काफी पहले सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी से शुरुआत की। हालांकि 1 साल में ही इसे बंद भी करना पड़ा था, क्योंकि तब देश में टेक कंपनीज के लिए माकूल माहौल नहीं था। इसके बाद नारायण मूर्ति पाटनी कंप्यूटर से जुड़े। पाटनी कंप्यूटर्स जिसे साल 1979 में अमेरिका से एक बड़ा IT कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये कॉन्ट्रैक्ट खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इतिहासकारों ने इसे भारतीय आउटसोर्सिंग युग का आगाज माना था। इस डील ने भारत में IT सेक्टर के एक नए हौसले को जन्म दिया। इसी हौसले ने नारायण मूर्ति को एक बार फिर से रिस्क लेने की हिम्मत दी।
हिम्मत मिली और 6 लोगों का साथ मिला तो नारायण मूर्ति ने जुलाई 1981 को महाराष्ट्र के पुणे में इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के 6 को-फाउंडर बने, लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम भूमिका नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति की रही। सुधा मूर्ति ने अपनी बचत से 10,000 रुपए कंपनी की शुरुआत के लिए दिए। उस वक्त इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कंपनी के लिए कोई कमरा भी किराए पर लिया जा सके। रिपोर्ट्स बताती है कि कंपनी की शुरुआत में ऑफिस का पता नारायण मूर्ति ने अपने दोस्त और कंपनी के को-फाउंडर राघवन के घर का दिया था। कंपनी तो बन गई, लेकिन भारत का बाजार अभी भी पूरी तरह से आईटी सेक्टर के फलने फूलने के लिए तैयार नहीं था। मसलन आईटी के अधिकतर क्लाइंट भारत से बाहर के थे। अब जिन्होंने अपनी पत्नी से पैसे लेकर कंपनी की शुरुआत की, उसके लिए भारत से बाहर क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना इतना आसान भी नहीं था। ऊपर से देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तमाम सुविधाओं की कमी वो अलग थी। आज की तरह हाई स्पीड इंटरनेट तो था नहीं और विदेश संचार का सारा काम विदेश सेवा निगम लिमिटेड यानी VSNL के जिम्मे था, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। कंपनी के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर करना जैसी बेसिक जरूरत के लिए भी कंपनी मोहताज हो गई थी। लेकिन साल 1985 में इन्फोसिस की इन समस्याओं का समाधान हुआ। कैसे? इसी साल एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, उसने बेंगलुरु और ह्यूस्टन के बीच पहला सैटेलाइट लिंक एस्टैब्लिश किया। इससे क्या हुआ? इस दौरान भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े थे नागाराजन विट्ठल, 1960 बैच के IAS अधिकारी, जिन्होंने न केवल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को देश में स्थापित करने में अहम किरदार निभाया, बल्कि आगे चलकर दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष भी बने। इसी दौर में देश में इंटरनेट और मोबाइल कॉल्स की फैसिलिटीज आ रही थी। इन्हीं एन विट्ठल के दौर में सरकार ने बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को भी मंजूरी दी। मकसद क्या था? मकसद था आईटी कंपनियों के लिए एक स्पेशल जोन तैयार करना। इसके साथ ही VSNL की तरफ से आईटी पार्क को एक सैटेलाइट लिंक भी मुहैया कराया गया। क्यों? ताकि हाई स्पीड इंटरनेट से विदेशों तक सर्विसेज पहुंचाई जा सके। इन सारी सुविधाओं का फायदा इन्फोसिस को मिला। सबसे पहले कंपनी को न्यूयॉर्क से पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट मिला तो खुशी भी हुई, लेकिन एक समस्या अब भी थी। कैसी समस्या? जैसा कि हमने बताया कि इन्फोसिस के शुरुआती दौर में फंड की कमी थी। ऐसे में कंप्यूटर खरीदने के पैसे भी उनके पास नहीं थे। लेकिन भारतीयों ने इसका जुगाड़ भी निकाल लिया। कैसा जुगाड़? दरअसल इन्फोसिस ने क्लाइंट से एडवांस पैसे लेने शुरू किए और अपने इंजीनियर्स को क्लाइंट के पास ऑन साइट भेजकर बिना कंप्यूटर के ही काम करना शुरू कराया। जुगाड़ से ही सही, पर इन्फोसिस की गाड़ी अब पटरी पर आने लगी थी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, जिसके चलते 1987 में कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स के बॉस्टन में अपना पहला दफ्तर खोला। इसके बाद 1979 में जब जनरल इलेक्ट्रिक्स के CEO जैक वेल्च भारत के दौरे पर आए, तो ये मौका भी इन्फोसिस के लिए वारे न्यारे करने वाला साबित हुआ। कैसे? दरअसल जैक वेल्स आए तो भारत सरकार के सामने GE के एयरक्राफ्ट इंजन को पिच करने थे, लेकिन यहाँ उन्हें भारत सरकार की तरफ से खुद एक पिच मिल गई। सैम पित्रोदा और जयराम रमेश, जो राजीव गांधी सरकार में टेक एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने GE के आगे पेशकश रखी कि वो GE के सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की मदद लें। इस पिच पर वेल्च तैयार भी हो गए। इस डील से भारत सरकार को तो फायदा हुआ ही, साथ ही बड़ा मौका लगा इन्फोसिस के लिए, क्योंकि इसके लिए सरकार ने अपने नियमों में ढील दी और आईटी पार्क में बसे कंपनियों को बिना लाइसेंस कंप्यूटर आयात करने की भी छूट मिल गई। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से होने वाली प्रॉफिट पर मिलने वाली छूट उनके लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इससे पहले कि काम और आगे बढ़ता, इन्फोसिस का एक ऐसा वक्त भी आया जब लगा कि कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा। दरअसल 1990 के जनवरी महीने की ठंड में एक चर्चा बेहद गर्म थी। चर्चा कंपनी के बंद होने की, इन्फोसिस के बंद होने की। खबरें चलने लगी थी कि कंपनी 2 करोड़ में बिक रही है। इसके लिए कंपनी के कई लोग तैयार भी हैं। ये पूरी चर्चा रेस्टोरेंट में 4 लोगों के बीच चल रही थी। इन कयासों को और बल इसलिए भी मिला था क्योंकि इसके 1 साल पहले ही इन्फोसिस दिवालिया होने के कगार पर थी। ऐसे में 2 करोड़ रुपए का मिलना कंपनी के 3 लोगों को मुनासिब भी लग रहा था और इसलिए वो कंपनी को बेचने पर अपना समर्थन भी दे रहे थे। लेकिन खरीद फरोख्त के सारे कयासों पर नारायण मूर्ति के एक फैसले ने पूर्ण विराम लगा दिया। जाहिर सी बात है, यह फैसला कंपनी को बचाने के हक में था या इसे बेचने के हक में कभी नहीं था। ऐसे में सवाल यह भी उठा कि नारायण मूर्ति का यह फैसला कहीं उन्हें भारी न पड़े।
लेकिन इस घटना के अगले ही साल कुछ हुआ कि मूर्ति का यह फैसला सही साबित हुआ। दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि भारत ग्लोबल मार्केट से जुड़ा। इससे नारायण मूर्ति की इन्फोसिस को भी फायदा हुआ। क्यों? उदारवाद की नीतियों के चलते आईटी प्रोफेशनल्स का विदेश जाना आसान हो गया। कैपिटल मार्केटिंग सुधारों के चलते विदेशी निवेश की शुरुआत हुई और शेयर मार्केट में आईटी कंपनियां भी लिस्ट होने लगी। मतलब कुल मिलाकर देश में धक्के खा रहे आईटी सेक्टर के वारे न्यारे होने लगे। इसी क्रम में 21 अप्रैल 1992 को कंपनी ने अपना नाम बदला। इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हो गया। हालांकि नाम एक दफा और बदला। जून 2011 में कंपनी का नाम बदलते हुए फिर से इसका नाम इन्फोसिस लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन 1993 में कंपनी बनने के एक दशक बाद कंपनी ने एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम को शुरू किया। इसकी वजह से कर्मचारियों को कंपनी के शेयर खरीदने का भी मौका मिला। साथ ही कंपनी पब्लिक हुई, यानी उसके शेयर बाजार में अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पेश हो गए। यह कदम कंपनी के लिए एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि इससे उसे कैपिटल जुटाने और अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। इन्फोसिस शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी बनी। शुरुआत में इन्फोसिस के आईपीओ को काफ़ी लो परफॉर्म करता देखा गया। तब 90 रुपए पर आईपीओ को लिस्ट किया गया था। लेकिन इन्वेस्टर सॉफ्टवेयर कंपनी में निवेश करने की झिझक लोगों में अब भी थी। यहाँ तक कि नारायण मूर्ति के अपने दोस्त तक और रिश्तेदार तक भी शेयर खरीदने से हिचकिचा रहे थे। इसके बावजूद कंपनी ने अपने आईपीओ से 4.4 मिलियन यूएस डॉलर इकट्ठा किए। ये वही दौर था जब अमेरिका में H-1B वीज़ा की शुरुआत हुई थी। वैसे शुरुआत तो 1990 में हुई थी, लेकिन 2-4 सालों में भारत में अमेरिका जाने वाले आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने लगी। अब इससे क्या असर पड़ा? इसके चलते भारतीय इंजीनियर्स की मांग में लगातार इजाफा हुआ, जिससे भारतीय आईटी सेक्टर को एक बड़ा पुश मिला। इसके बाद जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस खोलने की बात हो या फिर 250 यूएस डॉलर से शुरू हुई कंपनी का 100 मिलियन यूएस डॉलर का पायदान पार करना हो, ये सब कुछ इन्फोसिस ने नई सदी की शुरुआत से पहले ही पा लिया था। इन्फोसिस की सफलता की रफ्तार यही नहीं थमी। कंपनी बनने के महज 23 सालों के बाद 2004 में कंपनी ने 1 बिलियन यूएस डॉलर की एनुअल रेवेन्यू के कटघरे को भी पार कर लिया और 2005 में देश से लार्जेस्ट इंटरनेशनल इक्विटी ऑफरिंग का तमगा भी हासिल किया। हालांकि इन्फोसिस को 1 बिलियन यूएस डॉलर के एनुअल रेवेन्यू को पाने में 23 साल लगे, लेकिन इसके अगले 23 महीनों के अंदर ही इन्फोसिस ने 2 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर के एनुअल रेवेन्यू को भी हासिल कर लिया। ये एक बड़ा तमगा उसे मिला था। ये वही साल था जब नारायण मूर्ति 60 साल के हुए और उन्होंने रिटायरमेंट ली। इसके बाद उन्हें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एडिशनल डायरेक्टर का पद दिया और वो इन्फोसिस के चेयरमैन और चीफ मेंटोर के तौर पर नियुक्त हुए। हालांकि चेयरमैनशिप को 2011 में केवी कामत को सौंप दिया गया, लेकिन 2013 में नारायण मूर्ति को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के पद पर बैठाया गया। 2020 के दशक की शुरुआत में ही कंपनी ने 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू के माइलस्टोन को भी क्रॉस कर लिया। इस मुकाम पर पहुंचने वाली इन्फोसिस चौथी भारतीय कंपनी थी। इससे आप समझ सकते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। ऐसे न जाने दर्जनों तमगे मिले हैं उस इन्फोसिस को जिनकी शुरुआत एक हादसे से हुई। जिस इन्फोसिस के पास शुरुआती दौर में कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, वो आज 7.56 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप पर है। जिस इन्फोसिस की शुरुआत में नारायण मूर्ति के अलावा बस 3 एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज उसमें 3 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। जिस इन्फोसिस को नारायण मूर्ति ने अपने घर के सामने अपने दोस्त के पते से शुरू किया था, वो आज 50 से भी ज्यादा देशों में अपना काम फैला चुका है। ऐसी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के 70 घंटे के बयान पर उनकी आलोचना की जाती है। नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम करने के सुझाव पर ऑनलाइन मिक्स्ड रिएक्शन देखने को भी मिले हैं। एक यूजर ने कहा कि मूर्ति का लंबे समय तक काम करने का जुनून उनकी सफलता की वजह हो सकता है, लेकिन हर कर्मचारी से ऐसी उम्मीद करना सही भी नहीं है। तर्क दिया गया कि मालिक की सोच और कर्मचारियों की परिस्थितियां अलग होती हैं, क्योंकि कर्मचारी कंपनी के मुनाफे के सीधे तौर पर भागीदार नहीं होते हैं। काम करो और सैलरी लो वाला हिसाब किताब होता है। काम जितनी भी करो सैलरी तो उतनी ही मिलेगी। एक यूजर ने मूर्ति के 70 घंटे काम करने के दावे पर ही सवाल उठा दिया। क्या लिखा, मान लीजिए मूर्ति सुबह 6:30 बजे ऑफिस जाते थे। ऑफिस में ब्रेकफास्ट, लंच और 2-3 कॉफी लेते थे। केवल डिनर घर पर ही करते थे।
ये ऑफिस में लगभग 12.5 घंटे बनता है, मतलब सब समय काट के ब्रेक और लंच वगैरह का समय। 5 दिन के हिसाब से देखें तो 62.5 घंटे ही हुए, तो फिर 70 घंटे से कम हुए, यानी वो खुद 70 घंटे पूरे नहीं करते। हालांकि कई बातों में ये बात भी सामने आई है कि मूर्ति जो है वो सैटरडे और संडे भी काम करते थे, मतलब 5 डे वीक वाला पालन ये नहीं करते थे। मूर्ति के सुझाव पर कई लोगों ने इसे अव्यवहारिक और कर्मचारियों के लिए माकूल न होना भी बताया। कुछ ने यह भी कहा कि ऐसे विचार उन व्यवसायियों के लिए बेहतर हो सकते हैं जहां इंसेंटिव या हिस्सेदारी हो, मतलब जितना ज़्यादा काम करो उतना ज़्यादा पैसा लो, लेकिन ये सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये सब कुछ कहना सही है? क्या आज के स्मार्ट वर्क के दौर में ऐसी हार्डवर्क से कुछ फ़ायदा होता है? नारायण मूर्ति के जैसे ही L&T के SN सुब्रमण्यम के 90 घंटे काम करने वाले बयान को लेकर लोगों के दो धड़े हैं। एक युवाओं के लिए मोटिवेशन मानता है तो दूसरा इसे अतार्किक बताकर इनकी खिल्लियां उड़ाता है। वैसे आप किस धड़े के समर्थक हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और खबरगांव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।